देखिए, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ना ही मैंने रितु को मारा है ना मरवाया है। वो तो हम उगलवाई लेंगे, पहले तुम अपनी काली करतूतों के बारे में बताओ। संभोग और समाधि, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिससे भारत देश में किसी भी मूर्ख या किसी भी होशियार को लपेटा जा सकता है। मैं 5 स्टार होटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था। वहां मैं देखता था साधु महात्मा को कुछ युवतियों के साथ आते जाते। बस उसी दिन से मुझे मेरा जीवन सत्य मिल गया। मैंने मंदिर बनवाया और फिर मसाज पार्लर के जरिए देह व्यापार का धंधा शुरू किया। और फिर तुमने सावली सलोनी जैसी धंधे वाली से कनेक्ट किया, है ना? मैं सावली सलोनी जैसे लोगों के पास लड़कियां भेजता और फिर दूसरी बार उन्हीं क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली डील करता। इसलिए सावली सलोनी अपना पैसा निकलवाने के लिए तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी। अरे ऐसे थोड़ी ना, हमारा नेटवर्क कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सूरत से लेकर कोलकाता तक फैला हुआ है। आप देश विदेश कहां भी जाओ, हमारी सेवाएं आपको एक फोन कॉल में उपलब्ध की जाएंगी। वो 17 फोन हमें मिल चुके हैं और वो नई लड़कियों को जो नया नंबर देते थे उसके बारे में ही पता चल चुका है, जैसे तुमने रितु को दिया था। लेकिन बहुत बड़ी गलती कर बैठे तुमने रितु को अपने प्रेम जाल में फंसा दिया। तुम्हारे अड्डे से हमें ये चिट्ठी मिली है। मैंने रितु को नहीं मारा, लेकिन हाँ, चमन रितु को भगाकर ले गया था। जब तक हम लोग वहां पर पहुंचे तब तक रितु मर चुकी थी और चमन भी गायब था। चमन गायब नहीं हुआ था, तुमने उसे मार दिया। मारा नहीं, मुक्ति दी थी। रितु की मौत से व्याकुल हो गया था। बार बार पुलिस के पास जाने की धमकी दे रहा था। मैंने बहुत समझाया उसे, लेकिन वो नहीं समझा। अब समझने की बारी तुम्हारी है और तुम्हें समझाएगा देश का कानून। ऐसा केस बनाऊंगा ना तुम्हारे खिलाफ कि तुम्हारा बड़ा सा बड़ा क्लाइंट जो है तुम्हारी बेल नहीं दे पाएगा। अगर रितु को बाबा ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? एक काम करो, रितु के मर्डर के रात के इंसिडेंट टाइम से मैच करके देखो। उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक करो। कातिल हमारे रेडार में ही है, बस पकड़ में नहीं आ रहा है। रितु ने चमन के फोन से आपके लैंडलाइन नंबर पर उस रात आप लोगों को फोन किया था। आपस में फैसला कर लीजिए आप कि रितु को किसने मारा है। सर, मैंने मारा अपनी बेटी रितु को। उसका फोन आया था मेरे पास। पापा, वो आपका इच्छा आनंद बहुत ही गिरा हुआ आदमी है। वो बहुत ही घटिया इंसान है। वो उसने मुझे प्रोस्टिट्यूशन में डालने की कोशिश की। मैं अपने एक दोस्त के साथ ग्रीन पार्क के गेट नंबर 2 के पास हूँ। पापा प्लीज जल्दी आ जाओ। सर, मैं उससे बहुत तंग आ गया था और बाबा की बुराई मैं नहीं सुन सकता था, इसलिए गर्दन दबाकर मैंने उसे मार दिया। झूठ बोल रहे सर। रितु का फोन मुझे आया था। सर, बाबा जी को हम पूछते हैं और रितु फोन पे बाबा जी के बारे में अनाप शनाप बके जा रही थी। बस गुस्से में आकर मैंने उसे मार दिया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, रितु को मैंने मारा है। नहीं साहब, मैंने मारा है सर। सर, मैंने मारा है सर। आप लोग, ये रहे आप लोगों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स। ये रितु के गर्दन पे मिले फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स और आप दोनों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स मैच नहीं होते। हाँ, मैंने मारा रितु को। तंग आ गई थी उसके वजह से मुझे अपने ऑफिस में अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से सुनना पड़ता था। इसकी बहन ने लड़के के मजे ले लिए और फंसवा दी। लेकिन ये बात सच नहीं थी, तुम भी जानती थी। हाँ, पर रितु बहुत फॉरवर्ड थी तो मुझे लगा शायद अटेंशन के लिए इनवाइट किया होगा। उसकी वजह से मुझसे सब लड़के कटने लगे थे। अरे इसके साथ डेट पर मत जाना वरना रेप के चार्जेस में अंदर करवा देते। पर फिर जब उस दिन उसने वो बाबा के धोखेबाज वाली बात की तो फिर मेरी सटक गई। मुझे लगा ये सारे पंखे इसी के साथ क्यों होते, शायद यही सब कुछ करती होगी और मैंने मार दिया उसको। और ये बात तुमने अपने माँ बाप को बताई। वो एक बेटी तो खो ही चुके थे, दूसरी नहीं खोना चाहते थे, इसलिए तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। हाँ सर। ब्रह्मचारी इच्छानंद सरस्वती एक फ्रॉड, एक धोखेबाज इंसान है और उसकी आस्था में आकर तुमने अपनी बहन को ही मारा। ब्रह्मचारी इच्छानंद सरस्वती उर्फ
अनुज अजय द्विवेदी। उसके सपनों ने उसे गलत रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया, जबकि मधु ने अपना संयम और आपा खोया। खून और आदर्शों के रिश्तों पर भरोसा ना करके उसने अधर्म का रास्ता चुना और गुनाह कर बैठी। पैसों और जिस्म की रंगीनियों से दूर रहे। इसी दस्तक के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। ठहरिए। आपको ज्ञात नहीं, प्रभु ब्रह्मचारी इच्छानंद सरस्वती जी महाराज के विश्राम गृह के आसपास महिलाओं का प्रवेश निषेध है। मुझे बाबा जी से बात करनी है, एक बार बात करवा दीजिए। बाबा महिलाओं से अकेले नहीं मिलते। आपके साथ कोई पुरुष या सगा संबंधी आया है? बाबा जी। पाप मत करो। बोलिए, क्या परेशानी है आपकी? बाबा जी, मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। आपके आशीर्वाद से मैंने और मेरे पति ने बहुत तरक्की की है। हाल ही में हम लोगों ने एक घर खरीदा है। हम चाहते हैं कि आप हमारे घर आके पूजा करें। हम आपके साथ ही गृह प्रवेश करना चाहते हैं। आप अपने पति को हमारे पास भेज दीजिए, हम अवश्य चलेंगे। ठीक है। पूजा संपन्न हुई। अब हम आपसे विदा लेते हैं। बाबा जी, इतनी कड़ी धूप में आप वापस गाजियाबाद जाएंगे, वो भी खाली पेट? नहीं बाबा जी, मैंने आप सभी के लिए भोजन का इंतज़ाम किया है बाबा जी। बाबा जी, मैंने बिना प्याज लहसुन मसाले का खाना पकाया है, बिल्कुल सात्विक है। अगर आप भोग लगाएंगे तो हम सब खाना खा पाएंगे। एक पाखंडी बाबा द्वारा धर्म और आस्था के नाम पर कलंकित करने वाले किस्से तो बहुत देखे होंगे आप, लेकिन जो आज आपने देखा वो किसी अपवाद से कम नहीं। एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत एक धर्म गुरु को कलंकित किया जा रहा था। इसमें कितना सच था, कितना झूठ, कौन था अत्याचारी, क्या था अत्याचार। ये एक ऐसा केस था जो गाजियाबाद का मशहूर केस बनकर सामने आया और ना जाने कितने घिनौने जुर्म का पर्दाफाश कर दिया। टू चेयरपर्सन मैडम, आपके हेल्प के लिए थैंक यू। मैं घर के बाहर तो एक लड़ाई जीत गई, लेकिन अपनों से हार गई हूँ। ऑफिस, गली, मोहल्ले, हर जगह उसकी वजह से नाक में दम हो गया है। मेरे माँ बाप, फ्रेंड्स, रिलेटिव कोई मेरे साथ नहीं है। मैं अकेली पड़ गई हूँ और सोचती हूँ कि मैं जिंदा क्यों हूँ। क्या छिपा रहे हो? दी, ये आप लिख रही हो जो अपने स्कूल की टॉपर, अपनी कॉलेज की टॉपर, अपने कॉलेज यूनियन की प्रेसिडेंट रह चुकी है। दी, यू वर एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन। थी, हो नहीं। अब तो ना मेरे पास जॉब है, ना मेरी लाइफ है और ना ही पैसे हैं। दी,
मेरी मानो तो आपको पापा की बात मान लेनी चाहिए। हटो मेरे रास्ते से। देखो रितु, मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ, केस वापस ले लो। तुम्हारी लाइफ फिर पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगी। तू हटेगा मेरे रास्ते से या मैं पुलिस को बुलाऊं? उम्र भर अपने भाई की तरह जेल में सड़ेगा। हटो। अब मेरे सामने ऐसे ब्रह्मचर्य का जाप करने से क्या होगा? आपकी मनसा क्या है? आपको मैंने कितना समझाया लेकिन आप तो माने ही नहीं। आप तो अपनी भक्ति और शक्ति से सबके दिल जीतते रहे। ऐसे थोड़े ना चलता है। मैंने अपना शरीर लुटाया है, ऐसे थोड़ी ना चुप रहूंगी। लीजिए, अगर ये चुप बैठ भी गई तो हम चुप नहीं बैठने वाले। क्यों गजेंद्र? मैं चुप नहीं हूँ बाबा जी। वीडियो क्लिप न्यूज चैनल्स भेजने को तैयार है। कुछ MMSB भक्तों तक वायरल हो जाएंगे। फिर तो प्रभु देवता से दानव कहलाएंगे। आपको क्या चाहिए? सिर्फ 4 करोड़। आप ना यहाँ पर रुको, मैं देख के आता हूँ। पर मुझे लग रहा है इस सब में दीपेश या उसकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि ऋतु बादल की वजह से उसकी फैमिली को काफी जिल्लत झेलनी पड़ी थी। क्या नाम था लड़के का? दीपेश तोमर सर। क्या हुआ? अभी भी जेल में। केस की सुनवाई हो चुकी है लेकिन केस का फैसला आना बाकी है। मोबाइल फोन या पर्स वगैरह कुछ मिला? नो सर। बॉडी को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, हम क्यों उस लड़की को मारेंगे या मरवाएंगे? हमारे बेटे की जो जिंदगी बर्बाद होनी थी वो तो हो ही गई। सेशन कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया, आप हाई कोर्ट में अपील कर देते। वैसे भी ऋतु तो मर चुकी है, आप कोई ना कोई जुगाड़ करके अपने बेटे दीपेश को जेल से निकलवा लेते। हम कुछ नहीं करने वाले सर। ये दीपेश के साथ फोटो में ये शख्स कौन है? ये मेरा छोटा बेटा सर्वेश है, केरला गया। हम आयुर्वेदिक दवाई के थोक विक्रेता हैं, वही लेने गए। जरा फोन लगाइए इसे। लगे। The number you are trying to call is currently switched off. सर, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ। एक काम करो, इनके फिंगरप्रिंट्स लो। इस सर्वेश का मोबाइल सर्विलेंस पे डालो और उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और उसके फोटोज खबरी नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूट करो। राइट सर। अपने एक आदमी को तोमर के घर के आसपास नजर रखने के लिए करो। ओके सर। ये ऋतु के माँ बाप से बात हुई? उन्हें पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा है सर। सर, मेरी बेटी लड़ाई लड़ते लड़ते थक गई थी, फिर भी उसे किसी ने मार दिया। हमारी ऋतु बचपन से ही दिमाग तेज और निडर लड़की थी, लेकिन इस रेप केस वाली घटना के बाद उसे और हमें सबको तोड़ के रख दिया था सर। उसने कुछ बताया था कि वो उस रात कहाँ गई? उससे ज्यादा
कुछ पूछते नहीं थे सर। उससे कुछ पूछते तो वो जल्दी चिढ़ जाते थे। मेरी बेटी अंदर से बहुत ही टूट गई थी। सर, ये लेटर रितु दीदी के डेस्क से मिला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बदनामी के डर से आप ही लोगों ने उसे मार दिया, मरवा दिया? ऐसा नहीं है सर, मुझे अपनी बेटी रितु से बहुत उम्मीदें थी। मैं अपनी उम्मीदें हार गया था, इसलिए सर मैं बहुत परेशान हो गया था। रितु की बेहतरी के लिए हमसे जो बन पड़ रहा था, जो कर सकते थे सर, हमने बहुत कोशिश की। माँ, मैं कैसे शादी करूँ? अभी मैं अपने पैरों पे भी खड़ी नहीं हुई हूँ। ना तो मेरे पास जॉब है, ना तो मेरे पास सेविंग्स और ना ही खुद का घर है। अब आप खुद बताओ, अगर मैं सेटल हो जाती हूँ और कल को मेरा डाइवोर्स हो जाता है तो कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी? अरे तुम लोग तो ऐसे बात करो जैसे कि इस रेप की घटना के बाद कोई भी लड़का उतावला हो रहा होगा इससे शादी करने के लिए। हर जगह से रिजेक्शन आ रहा है। आखिर तुझे जरूरत क्या थी ये केस करने की? पापा, वो मेरा कलीग था, हमें क्लाइंट पीपीटी रेडी करनी थी। अब मुझे क्या पता था कि वो मेरी ड्रिंक स्पाइक कर देगा और मेरे साथ वो सब कुछ करेगा। अब मैं बाहर वालों को क्या बोलूं जब आप लोग ही मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते? ऐसा नहीं है सर कि हम अपनी बेटी रितु पर ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन लोगों की बातों और उनके तानों ने हमें फ्रस्ट्रेट कर दिया था सर। और जैसे जैसे ये केस की सुनवाई होती रही, मीडिया और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी लड़ाई को सराहा और इसके बाद रितु के मन में आत्मविश्वास फिर से जगने लगा था। फिर सर हमने उसे नए सिरे से सब कुछ करने को कहा। देख बेटा, जो मैं तुझे उपाय बता रहा हूँ ना, उसे मान। मैं किसी साधु संत के पास नहीं जाऊँ, पर किसी साइकेट्रिस्ट को तो कंसल्ट कर सकती है। I mean, किसी से भी कंसल्ट करो, पर करो, जाओ कहीं। उसके बाद वो कहाँ गई? सर फिर वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रूपसी बसी से मिलने गई थी। सर, रितु के मर्डर में हम उसके फादर महेश बादल के हाथ को कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते। एक काम करो, इसके भी फिंगरप्रिंट्स मैच करके देखो और उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। राइट सर। पिछले महीने का चढ़ावा आप पहले ही ले जा चुकी हैं। अब जो कुछ भी जमा पूंजी है यही है। प्रणव, ये हमारे आश्रम के गहने पैसे हैं, ये हम ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते। आप रहेंगे, आपकी आस्था रहेगी, तभी तो ये आश्रम रहेगा। कितने पैसे है ये? कुल 25 लाख। और बाकी के पैसे? इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। बाबा के टट्टू, तुम ज्यादा मत बोलो। अगर आप पीछे की जमीन का एक छोटा सा हिस्सा बेच देंगे ना, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। खरीदार मैं लेकर आ जाऊंगी, आप बस जमीन के कागजात तैयार करवा दीजिए। हाँ जी, मैं रितु बादल की साइकेट्रिस्ट हूँ। रितु मेंटली बहुत स्ट्रांग थी। मेडिटेशन और रनिंग से वो क्विकली रिकवर कर रही थी। डॉक्टर, आज तो रनिंग करते वक्त मेरे पीछे मेरे रेपिस्ट का भाई पड़ गया था। व्हाट? लेकिन मैंने उसे डांट कर भगा दिया। मैंने बोला कि मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। दैट्स ग्रेट। ऐसे ही अपनी जीने की चाहत और जोश को बनाए रखो। बस 3-4 सेशन और फिर तुम्हें मेरे पास भी हफ्ते में 2 बार आने की जरूरत नहीं है, महीने में 1 बार आ जाना। एक्चुअली मैं भी आपको यही बताने वाली थी कि अब आगे से मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरे स्पिरिचुअल गुरु मिल गए हैं। उनसे बातें करना, उनकी बातें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस गुरु के बारे में कुछ बताया था उसने? वो कौन था? उसका नाम क्या था? इच्छानंद सरस्वती जी। नीतू, नीतू, रितु, रितु, आई एम सॉरी। रितु,
क्या हो भाई, फिर से कोई बुरा सपना देखा क्या? आप भूल क्यों नहीं जाते कि आप गाजियाबाद में नहीं हो, बल्कि अपने घर ऋषिकेश में हो? कोई कहता है नौकरी परेशान कर रही है, कोई कहता है पत्नी परेशान कर रही है, कोई कहता है माँ बाप परेशान। कभी ईश्वर से कहते हुए सुना है, मुझे मेरे भक्त परेशान कर रहे हैं? नहीं ना? क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों को नीचे बैठना पड़ रहा है। जी, ऋतु बादल आपकी शिष्य थी मतलब? जी, उसका मर्डर हो गया। ओम शांति। कब? 3 दिन पहले। बहुत तेजस्विनी थी वो, बेहद दुखद समाचार है। वो प्रभु के पास बहुत ही दुख दुविधा की घड़ी में आई थी। बाबा जी, मुझे लगता है कि मेरे आसपास सब फेक है, कोई अपना नहीं है, कोई मुझे लाइक नहीं करता, कोई लव नहीं करता, करेगा भी नहीं और जरूरत भी नहीं। आप पहले अपने आप से प्रेम करो, बिकॉज यू आर योर बेस्ट कंपनी। आप अपने सबसे अच्छे साथी हैं, सबसे अच्छे प्रेमी हैं। उसके बाद वो हमारे आश्रम में रोज आती, सत्संग के समय महिलाओं के खेल में खूब नाचती और हमेशा खुश रहती। उसके बाद मैंने सुना कि वो भोजनालय में अपनी सेवा देती, बागबानी करती, चिड़ियों को दाने डालती। जब उसने आश्रम आना बंद कर दिया तो आपने उसके माँ बाप से पूछा नहीं कि वो क्यों नहीं आ रही? ये तो खुला आश्रम है, ना किसी को आने की मनाही है ना जाने की। वैसे ऋतु बादल में आपने क्या खास नोटिस किया था? लोग कहते हैं कि आश्रम में आने के बाद वो हमेशा खुश रहती थी, जीवन को एक नए सिरे से अपना रही थी। ऐसे में उसकी हत्या हो जाना, ये बहुत दुर्भाग्यवश है। आज के जमाने में बाबा कितने भी अच्छे, मुझे विश्वास नहीं, आपने एक आदमी को इस आश्रम के पास तैनात रखा। ये सर्वेश के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, उसका फोन भी बंद जा रहा है और वो घर पे भी नहीं है। एक काम करो, दीपेश से मिलने के लिए, उससे पूछताछ करने के लिए जेल में एक एप्लीकेशन डालो और ये पता करो ये सर्वेश दीपेश के साथ मिलकर जेल में कुछ प्लान तो नहीं कर रहा। ये रही ऋतु बादल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत रात 11:30 से 1:30 के बीच में हुई और मौत गला दबाने की वजह से हुई। इसके अलावा कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। कॉल रिकॉर्ड्स में कोई सस्पिशियस? नो सर, लेकिन ऋतु का फोन मौत के ठीक 1 महीने पहले से दिन में काफी टाइम के लिए बंद रहने लगा। लोकेशन चेक किया, कहाँ ऑन हुआ कहाँ ऑफ हुआ? सर, बाबा के आश्रम में ऑफ होता था और घर में ऑन होता था। सर, हाँ सर, ये रहे फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स। ओके, इसके मुताबिक ऋतु के गर्दन पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो उसके माँ बाप से मैच नहीं करते और ना ही दीपेश के बाप से मैच करता है। क्या फिर शायद दीपेश के फरार भाई सर्वेश ने हत्या की? राम राम सर जी। आपका शक सही निकला था। दीपेश ने अपने भाई सर्वेश का हिस्ट्री शूटर अवनीश से कांटेक्ट करवाया था। फिर तो सर अवनीश के अड्डे पर धावा बोलते हैं, क्योंकि अब जेल जाकर दीपेश से पूछताछ करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। राइट। बता दो सब सर्वेश मुझे मिला था और उसने ऋतु बादल को मारने की बात भी किया था मुझसे। तूने उसे मार डाला? नहीं, मैंने नहीं मारा था, क्योंकि 1 रोज पहले वो मुझे एडवांस के पैसे देने वाला था, लेकिन पैसे लेके वो आया ही नहीं। फिर दूसरी सुबह हमें पता चला कि उस लड़की की मौत हो गई। सच बोल रहा? भगवान की कसम साहब, सच बोल रहा हूँ। ये सर्वेश तुमर के बारे में पता कर। दिखा, अच्छी आई है ना? अच्छी आई है। ये देखो। नीतू जी, मैंने आपके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो क्या सोचा तुमने? लड़की ने लड़के को फंसा लिया? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा। मतलब मैंने सोचा कि आपके अंदर